वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। आज के इस वीडियो में हम माइक्रो इकोनॉमिक्स व्यष्टि अर्थशास्त्र के 20 लगभग 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से जिसे हम सोल्व करने वाले हैं। सबसे जो आज का हमारा पहला प्रश्न है वो देखिए, वस्तु की पूर्ति से आप क्या समझते हैं? सप्लाई ऑफ गुड्स। ठीक है, वस्तु की पूर्ति की अगर हम बात करें तो वस्तु की पूर्ति मतलब उत्पादकों के द्वारा किसी कीमत पर वस्तुओं की जितनी मात्रा वो बेचने के लिए तैयार होता है उसको एक तरह से हम क्या कहेंगे? पूर्ति। तो यहां पर अगर हम देखें तो हमारा जो करेक्ट आंसर है, क्योंकि जब हम पूर्ति की बात करेंगे तो पूर्ति की परिभाषा में हम इसको एक समय और कीमत के साथ में संबंधित करते हैं। तो एक परफेक्ट डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो इनमें से कौन सी होनी चाहिए? ऑप्शन हमारा डी। निश्चित कीमत पर किसी समय में वस्तुओं की बिक्री के लिए जो मात्रा उपलब्ध होती है उसको हम क्या कहेंगे? पूर्ति कहेंगे। अगला देखिए, वस्तु बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में क्या होगा? एमआरपी बराबर वीएमपी। ठीक है, एमआरपी क्या एक तरह से ये सीमांत आगम उत्पादकता है, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी, और वीएमपी का मतलब क्या है? वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। देखिए एमआरपी जो है वो कैसे कैलकुलेट की जाएगी? एमपीपी को हम एमआर से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? एमआरपी। और वीएमपी अगर ज्ञात करनी है तो जो एमपीपी है उसे हम बाजार कीमत से गुणा कर देंगे एआर से, या हम प्राइस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? वीएमपी आ जाएगा। अब देखिए यहां पे क्या पूछा हुआ है कि अगर बाजार में क्या है? परफेक्ट कंपटीशन है, पूर्ण प्रतियोगिता है, तो पूर्ण प्रतियोगिता में आपको पता होना चाहिए कि जो एम आर है वो किसके बराबर होता है? ए आर के। ठीक है, एम आर और ए आर दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? एमपीपी को अगर हम एम आर से गुणा करें या एमपीपी को ए आर से गुणा करें, दोनों क्या आएगा? सेम आएगा। इसका मतलब यहां पे आपका आ रहा था एमआरपी और यहां पे आ रहा था वीएमपी, लेकिन हम जानते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन पूर्ण प्रतियोगिता में एमआर और एआर दोनों सेम होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं, इसलिए एमआरपी और वीएमपी ये दोनों भी क्या होंगे? सेम होंगे, इक्वल होंगे। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए फर्स्ट। ठीक है, एमआरपी इक्वल टू वीएमपी। अगला देखिए, निम्न में से कौन मांग के नियम के संबंध को दर्शाता है? ठीक है, मांग का जो नियम है वो क्या दर्शाता है? तो मांग का जो नियम है वो क्या बताता है? किसी वस्तु की कीमत और मांगी जाने वाली मात्रा, कीमत और मांग के बीच में विपरीत संबंध को दर्शाता है। ठीक है, विपरीत संबंध का मतलब क्या हो गया? वस्तु की कीमत बढ़ने पर वस्तु की मांग क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो मांग का जो नियम है, लॉ ऑफ डिमांड, वो वस्तु की कीमत और मांगी जाने वाली मात्रा के बीच के संबंध को दर्शाता है। ऑप्शन हमारा इसमें हो जाएगा बी। अगला देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब क्या हो गया? जिसमें निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों आर्थिक क्रियाओं में अपना अपना योगदान देते हैं, दोनों साथ साथ कार्य करते हैं। कहने का मतलब जिस अर्थव्यवस्था में पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों साथ साथ काम करते हैं, ऐसी अर्थव्यवस्था कौन सी होती है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा सेकंड। ठीक है, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र। अगला है, वस्तु की मांग से आप क्या समझते हैं? जिससे हमने पूर्ति के बारे में देखा था उसी तरीके से मांग जो है वो किसके द्वारा की जाती है? लोगों के द्वारा, उपभोक्ता के द्वारा। और मांग को भी हम क्या करते हैं? कीमत और समय के साथ में संबंधित करते हैं। तो विभिन्न कीमतों पर किसी निश्चित समय में उपभोक्ता द्वारा जो मात्रा खरीदी जाएगी उसको हम क्या कहेंगे? मांग कहेंगे। और विभिन्न कीमतों पर किसी समय में उत्पादक जितनी मात्रा बेचने के लिए तैयार उसको हम क्या कहेंगे? पूर्ति कहेंगे। तो यहां पे हमारा जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? डी। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय प्रारंभ में भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है, का मार्ग चुना था।
तो यहाँ पे अगर हम देखें इसमें ऑप्शन हमारा हो जाएगा इंडिया फॉलोड ए 5 ईयर प्लान, ठीक है। उन्होंने क्या किया था, पंचवर्षीय योजनाओं का मार्ग चुना था प्रारंभ में, तो बिल्कुल सही है हमारा, ठीक है। फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिकेट द प्लान विजन ऑफ इंडिया, देयर वाज नो इंडिकेशन वॉट एवर फ्रॉम द 5 ईयर प्लान रिगार्डिंग हाउ मच ऑफ ईच एंड एवरी गुड सर्विस इज टू बी प्रोड्यूस, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें सारी बातें सही होनी चाहिए, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा इसमें डी। अगला देखिए, सकल राष्ट्रीय उत्पाद से आप क्या समझते हैं, ठीक है। सकल राष्ट्रीय, यहाँ पे नेशनल के बारे में है, GNP। तो राष्ट्रीय का मतलब क्या हो गया, एक देश में या किसी देश में जितना भी उत्पादन होता है जिसको हम कहते हैं GDP, उसके साथ साथ में विदेशों से जो प्राप्त आय होती हैं, GDP के साथ में विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय NFIA को भी अगर हम सम्मिलित कर दें, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन, ठीक है। किसी देश में उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं के साथ साथ में विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन का कुल मूल्य, ठीक है। इन दोनों को, किसी देश में जो उत्पादन हुआ जिसको हम क्या कहेंगे GDP, उसके साथ साथ में विदेशों से प्राप्त जो शुद्ध साधन है NFIA, दोनों का जो कुल मूल्य है वो क्या होगा, GNP। अगला है, भारत में बाल लिंगानुपात के घटने का प्रमुख कारण है डिक्लाइन इन द चाइल्ड सेक्स रेशियो, तो ये हो जाएगा आपका महिला भ्रूण हत्या, ऑप्शन बी। अगला देखिए, समय समय पर निर्धनता रेखा को संशोधित करने के लिए किन कारकों पर ध्यान दिया जाता है। निर्धनता का जो आकलन है वो NSSO के द्वारा किया जाता है और इसके लिए प्रत्येक 5 वर्षों में सर्वे किया जाता है। तो ये दोनों ऑप्शन हमारे सही होना चाहिए, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। अगला है, भारत में कृषि और उससे संबंधित क्रियाओं में सर्वाधिक साख किस बैंक अथवा संस्था का है, ठीक है। एग्रीकल्चर सेक्टर और उससे जो संबंधित क्रियाएं जो भी होती हैं उनको जो क्रेडिट दिया जाता है, जो साख प्राप्त होता है उनको, ठीक है। कृषि और उससे जो संबंधित क्रियाएं हैं उन सभी को मिला के हम बात कर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा जो ऋण है वो किसके द्वारा दिया जाता है, जो भारत में व्यावसायिक बैंक है, कॉमर्शियल बैंक है, वो एग्रीकल्चर और इनसे जो भी एलाइड सेक्टर हैं उनको एक तरह से ज्यादा मात्रा में ऋण दिया जाता है। तो व्यावसायिक बैंक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में वित्तीय क्षेत्र से जुड़ा है निम्न में से कौन सा, भारत में वित्तीय क्षेत्र से जुड़ा है और रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित किया जाता है। देखिए वित्तीय क्षेत्र से ये सब जुड़े हुए हैं, लेकिन रिजर्व बैंक के द्वारा नियंत्रित जो किया जाता है वो इनमें से कौन सा है, व्यावसायिक बैंक, ठीक है। जो कॉमर्शियल बैंक है वो कौन नियंत्रण करता है उसको, RBI। और स्टॉक एक्सचेंज जो है वो भी वित्तीय क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, लेकिन इनको कंट्रोल करने का जो काम है वो सेबी के द्वारा किया जाता है। हमको यहाँ पे पूछा हुआ है रिजर्व बैंक के द्वारा, और जो देशी बैंकर्स होते हैं उन पर किसी का नियंत्रण नहीं होता है। अगला है, यदि न्यूनतम कीमत संतुलन कीमत से ऊपर निर्धारित की जाती है, देखिए मांग और पूर्ति का जो ये संतुलन है, ये मांग वक्र है हमारा, ये हमारा पूर्ति वक्र है, और इस बिंदु पर अगर हम देखें तो ये हमारा संतुलन है ई बिंदु पर। यहाँ पे वस्तु की जो संतुलित कीमत है वो कितनी है, O से लेकर P, और संतुलित मात्रा कितनी है, O से लेकर Q। अब देखो यहाँ पे क्या है कि जो न्यूनतम कीमत है वो संतुलन कीमत से ऊपर, जैसे माना कि P1 अगर निर्धारित कर दी जाए, तो ऐसी स्थिति में हम देखें जो वस्तु की पूर्ति है वो एक तरह से क्या होगी, यहाँ पे ज्यादा होगी, ठीक है। सप्लाई इतनी ज्यादा है, सरप्लस है ये, तो इसको हम क्या कहते हैं, अधिक के कहेंगे, ऑप्शन हमारा बी। अगला देखिए, सकल घरेलू उत्पाद GDP क्या होता है। तो सकल घरेलू उत्पाद का मतलब क्या हो गया, किसी समय में एक देश की सीमा में जितना भी उत्पादन होता है अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का, उसके मौद्रिक मूल्य को हम क्या कहेंगे, GDP। तो फर्स्ट हमारे यहाँ पे ऑप्शन डी ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। GDP की जो डेफिनेशन है वो क्या है, किसी समय में देश में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य। अगला है, जब मांग वक्र पूर्णतया बेलोजदार होता है, ठीक है। मांग वक्र का आकार पूर्णतया बेलोजदार का मतलब y अक्ष के समानांतर अगर होता है,
तो ये क्या दर्शाता है, वस्तु की कीमत में कितना भी परिवर्तन हो जाए वस्तु की मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। वस्तु की मांगी जाने वाली जो मात्रा है वो क्या रहेगी, स्थिर रहेगी। करेक्ट आंसर ऑप्शन हमारा सी। अगला देखते हैं, उत्पादन संभावना वक्र का झुका हुआ आकार। देखिए जो झुका हुआ आकार है वो आपका ये भी हो सकता है, सीधी रेखा के रूप में भी हो सकता है, और या फिर हमारा इस तरीके से भी हो सकता है। ये जो तीनों डायग्राम हम देख रहे हैं, ये तीनों डायग्राम एक तरह से किसको दर्शाते हैं, झुके हुए आकार को। लेकिन यहाँ पे पूछा हुआ है कि जो उत्पादन संभावना वक्र है इनमें से कौन सा आकार का बनेगा, तीसरा जो हमने डायग्राम बना रखा है। और इस आकार का जो बनता है उसका कारण क्या है कि जो अवसर लागत है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वो क्या होती हैं, बढ़ती हुई। अवसर लागत बढ़ती हुई होती हैं, इसलिए उत्पादन संभावना वक्र कैसे बनते हैं, कॉनकेव, जिनको हम कहते हैं नतोदर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट, बढ़ती हुई अवसर लागत के कारण। अगला है, किसी समाज द्वारा मुख्यतः किस आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ता है। ठीक है, देखिए किसी भी अर्थव्यवस्था के सामने बहुत सारी समस्याएं हैं। अर्थव्यवस्था के सामने असमानता, निर्धनता, बेरोजगारी, ये बहुत सारी समस्याएं हैं। ठीक है, लेकिन इकोनॉमिक प्रॉब्लम की अगर हम बात करें जो किसी भी समाज को सामना करनी पड़ सकती है, मुख्य रूप से एक तरह से वो क्या होती हैं, चयन की समस्या होती है। ठीक है, स्कार्सिटी, उत्पादन के जो संसाधन होते हैं वो क्या होते हैं, सीमित मात्रा में पाए जाते हैं। लोगों की जो आवश्यकताएं होती है वो एक तरह से क्या होती हैं, असीमित होती हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, पूंजीवाद से आशय। ठीक है, पूंजीवाद का मतलब क्या हो गया, जो उत्पादन के साधन होते हैं, जो कैपिटल गुड्स होती हैं, ठीक है, उन पर एक तरह से किसका अधिकार होता है, निजी व्यक्तियों का अधिकार हो जाए, निजी स्वामित्व होता है पूंजीगत वस्तुओं के ऊपर। ऑप्शन हमारा इसमें होना चाहिए तीसरा। नेक्स्ट देखते हैं, शुद्ध बाजार अर्थव्यवस्था, प्योर मार्केट इकोनॉमी जो होती है, उसका प्रमुख उद्देश्य किनकी इच्छाओं को पूरा करना होता है। ठीक है, मार्केट इकोनॉमी, बाजार अर्थव्यवस्था में जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो किसके आधार पर लिए जाते हैं, मांग और पूर्ति की शक्तियों के आधार पर। जिन वस्तुओं की बाजार में मांग ज्यादा होगी, उत्पादकों को उन वस्तुओं का उत्पादन करने में लाभ ज्यादा मिलेगा। इसका मतलब उपभोक्ताओं की इच्छाओं को पूरा करने के लिए लेन देन होता है, यहाँ पे उत्पादन किया जाता है। ऑप्शन हमारा ए होगा इसमें। अगला देखिए, मांग के नियम से आशय है। ठीक है, मांग का नियम क्या बताता है, वस्तु की कीमत और मांग के बीच में विपरीत संबंध, मतलब कीमत घटने पे मांग बढ़ेगी और कीमत के बढ़ने पे वस्तु की जो मांग है वो क्या होगी, घटेगी। तो कीमत बढ़ने पर मांग मात्रा, यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर देना, घटती है लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन इसमें से हो जाएगा। कीमत बढ़ने पर मांग क्या होगी, घटेगी। फिर आज का जो हमारा अंतिम प्रश्न है, निम्न में से कृषि समर्थन मूल्य कार्यक्रम उदाहरण हैं। एग्रीकल्चर प्राइस सपोर्ट प्रोग्राम जो इंडिया में है वो किसका उदाहरण है। तो बाजार में देखिए अनिश्चितता पाई जाती है। जब कृषि फसलें कट के बाजार में आती है, अनाज जब बाजार में आता है तो उसकी पूर्ति बढ़ने से उनकी कीमत क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिससे किसानों को नुकसान होता है। तो ऐसी स्थिति में सरकार क्या करती है, उनके लिए एक न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित कर देती है। तो ये एक तरह से न्यूनतम कीमत का उदाहरण होगा। ठीक है, कि जैसे गेहूं है उसका सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित कर दिया कि 2500 रुपए है। इसका मतलब क्या हो गया, अब ये बाजार में जब कट के आएगी फसल गेहूं की, हो सकता है कि बाजार कीमत कितनी हो जाए, 2200, लेकिन सरकार ने न्यूनतम कीमत कितनी निर्धारित कर दी, मतलब 2500। मतलब अगर बाजार में अगर 2500 में दूसरे लोग अगर नहीं खरीदेंगे, सरकार क्या करेगी, उसको खरीद लेगी। तो किसानों के मन में एक तरह से स्थिरता बनी रहेगी। ठीक है, कि हाँ कम से कम हमको इतना मूल्य तो मिलेगा ही मिलेगा। तो किसका उदाहरण हो गया ये, न्यूनतम कीमत का। तो आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।